इकाई 2 यूनिट 2 हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए किसी एक तत्कालीन रचनाकार की विशेषताएं रेखांकित कीजिए, अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए इस काल की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा आदिकालीन साहित्य पर तत्कालीन परिवेश के प्रभाव की चर्चा कीजिए, अथवा वीरगाथा काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और उपलब्धियों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। उत्तर है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसंग में वीरगाथा काल की धारणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। 1929 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है और उसका समय 1050 से लेकर 1375 तक निर्धारित किया है। ग्रंथ के प्रथम संस्करण की भूमिका में अपने काल विभाजन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस दृष्टि से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले काल आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। आदिकाल का ऐतिहासिक परिवेश। इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल अव्यवस्था और विशृंखलता का युग था। यह वह समय था जब देश के अंतर्गत देशद्रोही सर्वत्र अपना जाल फैला रहे थे और यवन आक्रमणकारी उनके स्वभाव का अनुचित फ़ायदा उठा रहे थे। जयचंद जैसे व्यक्तियों के कारण देश विदेशी शक्तियों के हाथों जर्जरित होता जा रहा था। यद्यपि राजपूत शासक शक्तिहीन नहीं थे, किंतु संगठित और संघात्मक शक्ति के अभाव में विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहते थे। कवि लोग ऐसे राजनीतिक वातावरण में केवल कलम से धनी बनकर सामने आ रहे थे, अपितु रण कौशल में भी अपनी शक्ति व क्षमता प्रमाणित कर रहे थे। वीरगाथा काल का समय शुक्ल जी ने 1050 से 1375 तक स्वीकार किया है। भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से मुसलमानों के हमले और राजपूत राजाओं द्वारा उसके प्रतिरोध का समय है। हर्षवर्धन की मृत्यु पर अलग अलग राजवंश शासन करने लगे। उस समय भारत का पश्चिमी भाग भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहिलवाड़ आदि प्रसिद्ध राजधानियाँ इधर ही थी। हर्षवर्धन के बाद में कन्नौज पर पहले प्रतिहारों और फिर गढ़वालों का शासन हुआ। गुजरात में सोलंकी वंश का राज्य था। अजमेर में चौहान राज्य कर रहे थे। इन राजाओं के दरबार में संस्कृत, प्राकृत तथा देशी भाषा के अनेक कवि रहा करते थे। मुसलमानों का पहला बड़ा हमला 9वीं शताब्दी में सिंध पर हुआ था, किंतु
वह स्थायी नहीं रहा। उसके बाद 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने अनेक हमले भारत पर किए। राजपूत राजाओं ने उसका सामना तो किया, किंतु उनमें एकता कभी स्थापित नहीं हो सकी। महमूद गजनवी के बाद लाहौर में गजनी के सुल्तान की ओर से एक अधिकारी रहने लगा था। धीरे धीरे मुसलमान पश्चिमी भारत और राजस्थान में आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगे। इसी प्रयत्न में उनका मुख्य विरोध राजपूत राजाओं से हुआ। मुसलमान और राजपूत राजाओं का परस्पर युद्ध ही उस समय के समाज की मुख्य वस्तु थी। जो चारण भाट या कवि इन राजाओं के दरबार में रहते थे, उन्होंने इन युद्धों तथा इन युद्धों में वीरता प्रदर्शित करने वाले पुरुषों को अपना काव्य नायक बनाया। इन नायकों में सबसे प्रसिद्ध थे अजमेर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज। इनको लेकर पृथ्वीराज रासो लिखा गया। युद्ध का कारण केवल मुसलमानी आक्रमण ही नहीं थे। राजपूतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण भी निरंतर युद्ध होते रहते थे। इन प्रतिस्पर्धाओं का बहुत बार सुंदर कन्याएं भी कारण बन जाती थी। प्रसिद्ध है कि गढ़वाल नरेश जयचंद्र और पृथ्वीराज की प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण उसकी सुंदर पुत्री संयोगिता थी। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज चौहान के बीच भी शत्रुता का कारण एक सुंदर स्त्री ही थी। धार्मिक पृष्ठभूमि। धार्मिक पृष्ठभूमि का महत्व भी सर्वविदित है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो तदयुगीन वातावरण अनेक मत मतांतरों में विभाजित हो रहा था। ब्राह्मण धर्म एक तरह से छिन्न भिन्न हो गया था और वैष्णव और शक्ति जैसे संप्रदायों में विकसित होकर सामने आ रहे थे। वैष्णवों में पूजा, स्वाध्याय, अवतारवाद, मूर्ति पूजा एवं योग आदि आडंबरों का प्रचार बढ़ रहा था। शक्तिगत अवलंबियों के सिद्धांत विविध तांत्रिक क्रियाओं से परिचालित थे। वैदिक मत का पुनरुद्धार करने की योजना बनाई जा रही थी। इतना ही नहीं, इस कार्य के लिए शंकर रामानुज और निम्बार्क जैसे माध्यमों से यह कार्य संपन्न किया जा रहा था। एक ओर तो यह सब हो रहा था और दूसरी ओर इस्लामी शक्ति अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही थी। राजनीति के समान इस काल की धार्मिक परिस्थितियों को भी किसी भी दृष्टि से समुन्नत एवं संतुलित नहीं कहा जा सकता है। धर्म के नाम पर अनाचार और आडंबर ही निरंतर पनप रहे थे। वैदिक और पौराणिक धर्म तो विभिन्न संप्रदायों के दलदल में फंसकर हास्योन्मुख थे ही। बौद्ध और जैन धर्म भी अपने मूल आदर्शों से भटककर तंत्रों और सिद्धियों के आल जाल में बुरी तरह उलझ रहे थे। इनकी कई शाखाएं हो गई थी। इनके सैद्धांतिक पक्ष यद्यपि अच्छे थे, किंतु व्यवहार पक्ष तो निरंतर जनजीवन का अनिष्ट ही कर रहे थे। धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की गुप्त क्रियाएं विलास वासना की पूर्ति का साधन मात्र बनकर रह गई थी। चमत्कार की प्रवृत्ति और कामुकता को प्रश्रय मिल रहा था। सिद्धनाथ जैन तो थे ही, शिव शक्ति वैष्णव और स्मार्त आदि जाने कितने धार्मिक संप्रदाय प्रचलित हो गए थे। अन्य अनेक वामाचरों और वाम मार्गियों की तो गिनती ही ना करें। सामाजिक पृष्ठभूमि। जब देश की राजनीतिक व धार्मिक स्थिति विघटन व विशृंखलता के सिद्धांत पर खड़ी एक हल्के से धक्के की प्रतीक्षा कर रही थी, तब सामाजिक अखंडता की कल्पना कैसे की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है
कि सामाजिक दृष्टि से भी आदिकाल परिस्थितियां अस्त व्यस्त और अतोन्मुख हो रही थी। 4 वर्णों से और भी आगे बढ़कर अनेक उपवर्ण भी विकसित हो गए थे। जाति भेद, छुआछूत, ऊंच नीच जैसे विधि विधानों के कारण शूद्रों की स्थिति पर्याप्त हीन से हीनतर बनती जा रही थी। यदि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना हो तो 11वीं शती में भारत के भ्रमण के लिए आए हुए अल बरूनी नामक विद्वान के इन शब्दों को देखा जा सकता है। उसने बताया है कि हिंदुओं के विभिन्न रूप और अनेक वर्ग बन गए थे। इतना ही नहीं, पारिवारिक दुनिया में भी नर नारी के समान भावनाओं के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। उस समय स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, जो अपनी मान मर्यादा के लिए प्राणोत्सर्ग कर देते थे। सामान्य जीवन विकृतियों का शिकार था। आर्थिक विफलता जीवन की प्रति बहुपरक दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाओं की आड़ में जलते हुए सामाजिक जीवन को विकृतियों और अनैतिकता ने घेर लिया था। स्पष्ट है कि आदिकालीन साहित्य जिस भूमिका पर लिखा गया है उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का विशेष हाथ रहा है। अगला है आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और उपलब्धियाँ। हिंदी का आदिकालीन साहित्य अपनी विविधता में अकेला है। उसमें तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित और पोषित होकर जो प्रवृत्तियाँ उभरी है वे इस काल के साहित्य की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। इसका विवेचन इस प्रकार है। पहला, सामंतों की स्तुतिगान किंतु व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव। इस समय के सभी रचनाकार अपने आप को दिल्ली दरबार के कवि बनाना चाहते थे। वे अपने आश्रयदाता को दिल्लीश्वर के रूप में देखना चाहते थे। उस समय का कोई भी रचनाकार ऐसा नहीं मिलता है जो संपूर्ण भारत के भविष्य पर सोचता हो। उन्हें अपने आश्रयदाता के स्वार्थ के अतिरिक्त किसी से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह संपूर्ण चारण साहित्य में व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। दूसरा, वीर का पोषक श्रृंगार। इन वीर गाथाओं में 2 रसों की प्रमुखता मिलती है, एक वीर की और दूसरी श्रृंगार की। ये रचनाकार पहले राजकुमारियों के सौंदर्य का वर्णन करते थे और आश्रयदाता की कामेच्छा को जागृत करते थे तथा आश्रयदाता शूरता के साथ साथ उस राजकन्या के वर्णन का प्रयत्न भी करता था। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज ने लगभग 14 विवाह किए। प्रत्येक राजकन्या की सुंदरता का कवि ने प्रथमतः उल्लेख किया और बाद में प्रत्येक के लिए पृथ्वीराज ने युद्ध किया, तत्पश्चात वरण किया। इस प्रकार इन रचनाओं में श्रृंगार रस वीर रस का पोषक बनकर आया है। तीसरा, इतिहास कम कल्पना अधिक। वीरगाथा काल की सभी रचनाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि वे सभी या तो अप्रामाणिक हैं या अर्ध प्रामाणिक। पृथ्वीराज रासों के संबंध में अब तक द्वंद्व चलता आ रहा है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, जैन मुनि आदि इसे प्रामाणिक मानते हैं, तो शुक्ल जी और गौरीशंकर ओझा इसे अप्रामाणिक मानते हैं। यही स्थिति
बिसलदेव रासो की भी है। उसकी कोई घटना बिसलदेव के शिलालेखों से मेल नहीं खाती है। बिसलदेव का विवाह भोज की राजकन्या से रासो में करवाया गया है, जो उसके राज्यारोहण से 150 वर्ष पहले मर चुका था। इससे तत्कालीन साहित्यकारों की काल्पनिकता प्रमाणिक हो जाती है। चौथा, युद्धों का सजीव वर्णन। चारण साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चारण न केवल कलम के धनी थे, अपितु तलवार के भी धनी थे। उनकी कर्कश पदावली में, उनकी वीर वचनावली में शस्त्रों की झंकार साफ सुनाई देती है, क्योंकि ये युद्धों के प्रत्यक्षदर्शी थे। अपनी वीरतापरक शब्दावली के द्वारा वे हत पौरुष सेना में पौरुष का संचार किया करते थे। इसलिए उनका युद्ध संबंधी साहित्य अद्वितीय है। आल्हा खंड में उनकी सजीवता के अनेक चित्र मिलते हैं। पहला, खटखटाए कर देगा चाले चमक चाले तलवार। दूसरा, 7 कोस सो बढ़ियो पिथोरा नदी वेतवा के मैदान। तीसरा, 12 बरह लो कुकर जिए ओ 13 लो जिए सियार। बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 5वां पॉइंट, वीर गाथाओं की भाषा का डिंगल होना। सभी वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल भाषा उस भाषा का नाम था जो ग्राम्य, गंवारू या हिंता के दोष से दूषित और व्याकरण के नियमों से रहित थी तथा पिंगल के वीरों से उठकर खड़ी हुई थी। डिंगल के कई अर्थ और भी लिए जाते हैं। हर प्रसाद शास्त्री का कहना है कि यह शब्द डिम प्लस गल से बना है, जिसका अर्थ है डिम डिम की ध्वनि निकालना। लेकिन इन रचनाओं में ऐसी कोई ध्वनि नहीं मिलती है। एक दूसरे विद्वान डगल से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ है दर्शोक्तियाँ। इसका कहना है कि पिंगल साम्य के कारण यह शब्द डिंगल से डिंगल हो जाता है। यह भाषा चारणों के सर्वथा उपयुक्त थी, क्योंकि वे उच्च स्वर से अपनी कविता पढ़ा करते थे और इस प्रकार की नाद संपन्न भाषा के अभाव में अभिष्ट सिद्धि नहीं हो सकती थी। यहाँ पर डिंगल से डिंगल हो गया, इसका मतलब डिंगल बड़ी ई की मात्रा से डिंगल छोटी ई की मात्रा है। छठवां, प्रबंधात्मकता और मुक्तकात्मकता। वीरगाथा कालों की रचनाओं के 2 मुख्य रूप प्राप्त होते थे। वे हैं पहला प्रबंध और दूसरा मुक्तक में जीवन के कतिपय महत्वपूर्ण अंशों को ही उभार कर दिखाया जाता है। इस प्रकार के काव्य में अब्दुल रहमान का संदेश रासक लिया गया है। पृथ्वीराज रासों में जीवन के समग्र आरोह अवरोह का चित्रण है। यह रचना प्रबंध की दृष्टि से श्रेष्ठतम रचना है। अतः दोनों ही प्रकार की रचनाएं इस काल में प्राप्त होती है। 7वां, प्रकृति चित्रण। आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में इन रासो ग्रंथों में प्रकृति निरूपण किया गया है। नदी, वन, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी शोभनीय और आकर्षक बन पड़ा है। प्रकृति चित्रण के स्वतंत्र स्थल पर इन काव्यों में बहुत थोड़े मिलते हैं। अधिकतर इनका उपयोग प्रकृति चित्रण के निर्मित किया गया है। प्रकृति चित्रण की जिस उदात्त शैली के दर्शन छायावादी युग में होते हैं, इस काल की रचनाओं में नहीं मिलते हैं। 8वां,
रासो ग्रंथ। इस साहित्य के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा गया है, जो कि काव्य शब्द का पर्याय है। कुछ लोग रासों का संबंध रहस्य या रसायन शब्द से जोड़ते हैं, किंतु यह भ्रामक है। मूल रूप से रास एक छंद है, जिसका प्रयोग अपभ्रंश के संदेश रासक में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग गेय रूपक के अर्थ में होने लगा था। 9वां, जनसंपर्क का अभाव। इस ग्रंथों में सामंती जीवन का चित्र उभर कर आया है। इनका जनजीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। राज दरबारी कवि से जनजीवन के चित्रण की आशा नहीं की जा सकती थी। वीर गाथाओं तथा रीति ग्रंथों में स्वामीन सुखाए काव्यों की सृष्टि की गई है। अतः साधारण जनजीवन के घात प्रतिघातों का चित्रण इसमें नहीं हो सका है। 10वां, छंदों का बहुआयामी प्रयोग। इस साहित्य में छंदों का जितना बहुमुखी प्रयोग किया गया है, उतना इनके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं। दोहा, तोटक, तोमर, गाहा, गाथा, पट्टरी, आर्या, सट्टक, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग इस साहित्य में बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। इस छंद विपर्य में अस्वाभाविकता नहीं है। इस साहित्य का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह साहित्य अत्यंत उपादेय है। इसमें वीर तथा श्रृंगार का सुंदर परिपाक बन पड़ा है। अन्य उपलब्धियाँ। आदिकालीन साहित्य में पद्य के साथ साथ पद्य की रचनाएं भी मिलती हैं। ऐसी गद्य रचनाओं में राउरबेल, उक्ति व्यक्ति, प्रकरण और वर्णन रत्नाकार के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। राउरबेल का रचना काल 10वीं शताब्दी माना गया है। यह गद्य पद्य मिश्रित चुम्पू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई थी। प्रारंभ में तो कवि ने राउल को सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है, किंतु बाद में गद्य का प्रयोग किया गया है। इस गद्य पद्य मिश्रित कृति का लेखक रोड़ा नामक व्यक्ति माना जाता है। राउरबेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी के अतिरिक्त अन्य 7 भाषाओं के शब्द उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश ने लिखा है कि इस कृति में कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। पद्य में ही नहीं, गद्य में भी अलंकारिक भाषा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इस पुस्तक की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि का पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में गद्य और पद्य दोनों शैलियों की स्थिति देखी जा सकती है। वर्णन रत्नाकार। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह कृति डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बंधुओं मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हो चुकी है।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। इसका लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि था। इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियाँ मिलती है। गद्य भाषा में भी इस ग्रंथ के अंतर्गत गद्य धारा का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। मूल्यांकन। हिंदी साहित्य का आदिकाल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें भाषा रूप और संप्रेषण क्षमता, कथ्य और शिल्प की विविधता देखने को मिलती है। यह वह काल है जिसमें जनजीवन की अनुभूतियों को विविधता के साथ चित्रित किया गया है। आदिकाल की सभी साहित्यिक विशेषताएं इस काल की उपलब्धि है। काव्य रचना की दो महत्वपूर्ण शैलियों का भी प्रयोग इसी काल में हुआ था, जिन्हें हम डिंगल और पिंगल के नाम से जानते हैं। सारांश यह है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित हुआ है। इस युग में हिंदी भाषा जनजीवन से रस लेकर आगे बढ़ी है। जीवन के विविध पक्षों का इस साहित्य में चित्रण हुआ है। यही वह साहित्य है जिसने परवर्ती कालों के लिए अनेक परंपराएं डाली और भविष्य का पथ निर्मित किया है। इकाई 2 यूनिट 2 हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं। प्रश्न क्रमांक 5। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए किसी एक तत्कालीन रचनाकार की विशेषताएं रेखांकित कीजिए, अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए इस काल की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा आदिकालीन साहित्य पर तत्कालीन परिवेश के प्रभाव की चर्चा कीजिए, अथवा वीरगाथा काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और उपलब्धियों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। उत्तर है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसंग में वीरगाथा काल की धारणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। 1929 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है और उसका समय 1050 से लेकर 1375 तक निर्धारित किया है। ग्रंथ के प्रथम संस्करण